तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। मतलब कि ये 3 एल्कीन्स दी हुई हैं, इनको अगर हाइड्रोजनेट करेंगे तो जो हीट रिलीज होगी उसका ऑर्डर पूछा है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं तीनों को कंपेयर करके कि हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कितना है 16, ए ऑप्शन में दिया है ये इस टाइप की एल्कीन दे रखी है, बी ऑप्शन है उसमें हमारे पास सिस एल्कीन दे रखी है, और सी ऑप्शन है उसमें हमारे पास ट्रांस एल्कीन दे रखी है। देखो अब जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, कि अगर जो एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज़्यादा कम होगी। देखो ये वाला कहाँ से आया है, ये रूल जो लगाते हैं हम हर जगह, उसको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। देखो जैसे यहाँ हमारे पास एक कर्व है, मैं यहाँ बताती हूँ। देखो तो इस साइड पे हमारे पास होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और इस साइड पे कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ जो होता है कुछ लाई करता है, हमारे पास एल्केन लाई करता है, यहाँ हमारे पास एल्कीन लाई करती है, और यहाँ उससे ऊपर हमारे पास एल्काइन लाई करती है। देखो तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी एल्कीन को हाइड्रोजनेट करते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी एल्कीन जैसे एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो क्या होता है एल्केन में कन्वर्ट होता है। तो जो उस एल्कीन और उसके करस्पॉन्डेंस एल्केन का जो एनर्जी गैप होता है वही होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे देखो मान लो कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2 कोई एल्कीन है, ठीक है, जब मैं इसको हाइड्रोजनेट करूंगी तो ये अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट होगा, मतलब एल्कीन से एल्केन में जाएगा। तो जो एल्कीन हमको हाइड्रोजनेट करने के लिए दी है उसके और उसी के करस्पॉन्डेंस एल्केन के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, उसके बेस पे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बता सकते हैं। तो देखो हम इसमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को देखते हैं, मैं बता देती हूँ थोड़ा जगह मिल जाएगी हमको। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन सबसे पहला तो हमारे पास क्या होता है कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं। तो देखो इसमें रेजोनेंस तो कहीं नहीं है। अब आता है दूसरा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर हम अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो हमारे पास तीनों में अल्फा हाइड्रोजन कितने 6 3 3 3 3 और ये 3 3। तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, मतलब इसके बेस पे तो हमें स्टेबिलिटी नहीं बता पाएंगे। तो अब हमको कुछ दूसरा तरीका देखना पड़ेगा इनको इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए। तो देखो बी और सी में क्या करेंगे हम, बी ये सिस है और ये ट्रांस है। तो सिस एल्कीन में क्या होता है, जो दो बल्कि ग्रुप है CH3 उनके बीच स्टेरिक रिपल्शन होने के कारण इसमें अनस्टेबिलिटी आती है। तो जो ट्रांस वाली होती है, ट्रांस एल्कीन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन से। ये किस चीज़ का ऑर्डर है हमारे पास, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो सिस की ज़्यादा होगी ट्रांस से, ठीक है। लेकिन अब देखो ये एल्कीन वही है, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, लेकिन ये सिस है, ये ट्रांस है, ये कौन सा फॉर्म है। अब इसको इन दोनों से कैसे कंपेयर करेंगे। देखो इन दोनों में तो हमने कंपैरिजन कर लिया कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। अब देखो लेकिन क्या होगा, अब हम इसको देखते हैं। देखो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो जब ये अल्फा हाइड्रोजन जैसे यहाँ देखो ये कार्बन है, इससे CH3 जुड़ा हुआ है, एल्कीन के कार्बन से ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक CH3, ठीक है। जब ये अपना हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, देखो इसने अपना हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप का नो बॉन्ड रेजोनेंस ही होता है, रेजोनेंस होता है लेकिन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से H+ निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन कार्बन ये H+ तो निकल गया। अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा,
ठीक है। और ये वाला जो कार्बन था, ये जो डबल बॉन्ड था इस कार्बन पे एज अ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये तो हमने की इस वाले की बात। अब हमारे पास कौन सी ज्यादा इन दोनों में, अभी हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो इन दोनों में तो ये स्टेबल आई है, मतलब स्टेबिलिटी के बेस पे तो ये पीछे हो गई है। तो अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ आ रही है। तो देखो वो जो है ट्रांस वाली, अगर उसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से कार्बन और ये, जब इसमें अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन इस टाइप से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3, यहाँ नेगेटिव। अब देखो दोनों में स्टेबिलिटी अगर तुम्हें कंपेयर करनी हो तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आया है CH2 माइनस, और यहाँ क्या आया है CH, फिर CH3 और माइनस, तो इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ एक CH3 ग्रुप है। लेकिन अगर तुम ऊपर वाली में देखोगे तो उस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई R ग्रुप वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब ये वाली जो एल्कीन है वो ट्रांस से भी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, ठीक है। तो ये इन तीनों में कंपैरिजन में देखो, इन दोनों में तो ये ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल है और उससे भी स्टेबल ये वाली है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहले ट्रांस हो जाएगा, सबसे पहले ट्रांस हो जाएगा, उसके पहले वो वाली एल्कीन आ जाएगी और फिर सिस आ जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में हमारे पास क्या ऑर्डर हो जाएगा, देखो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम बताएं तो क्या हो जाएगा, A होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद B होगा। लेकिन अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताएं तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन B की हो जाएगी, उसके बाद C की हो जाएगी, उसके बाद A की हो जाएगी। तो B C A, ये हमारे पास B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, उसमें क्या पूछा है। उसमें एक डेफिनेशन तुमसे पूछी है जो कि पढ़ने में तो बहुत इजी लगती है, शायद तुम लोगों ने सही भी किया होगा उसका आंसर। देखो उसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ तुम्हें, उसमें क्या पूछा है। उसमें देखो मैं रीड करती हूँ, उसमें पूछा है साइक्लिक रेजोनेंस हैविंग लोअर एनर्जी देन साइक्लिक रेजोनेंस द साइक्लिक कंपाउंड टर्म्ड एज। तो इसका आंसर क्या है, एरोमेटिक। ये एरोमेटिक कंपाउंड की बेसिक सी डेफिनेशन है, इसका थोड़ा सा मतलब समझ लो। देखो मैं एक एग्जांपल लेके उसका मतलब तुम्हें समझाती हूँ। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर हम 17 कर रहे हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें वो डेफिनेशन समझाना चाह रही हूँ। ये कोई कार्बोकेटायन है, ठीक है, इस टाइप का। ये जो कार्बोकेटायन है इसमें रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने के लिए ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, इस टाइप से हो गया। देखो जब इसको अगर हम देखेंगे, मैं इन पाई बॉन्ड्स को इस तरीके से ना बना के यहाँ एक p ऑर्बिटल, यहाँ एक p ऑर्बिटल और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो जब देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन इसके बीच में रेजोनेंस है, मतलब कि ये सारे के सारे कॉन्जुगेशन में है। तो देखो यहाँ कितना, ये बॉन्डिंग अट्रैक्शन हो गया, ये बॉन्डिंग अट्रैक्शन हो गया, मतलब कि यहाँ 2 बॉन्डिंग है। तो मतलब इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल बनेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ अगर यहाँ बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सेम क्या बनाया था, मैंने यहाँ ये बनाया था ना, इसको ध्यान रखना। अगर लेकिन ये असाइक्लिक फॉर्म है, अगर मैंने सेम इसी का एक साइक्लिक फॉर्म बना दिया, ठीक है, ये और इस वाले बॉन्ड को भी जोड़ दिया, इसका साइक्लिक फॉर्म बनाया, तो ये सबको पता है ये एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है वो देखते हैं। जब इसका भी मैं सेम वैसा ही कर रही हूँ जैसे उसमें किया था। देखो इसमें भी हमने 3 p ऑर्बिटल्स बना दिए, और जब इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से, तो देखो ये एक बॉन्डिंग अट्रैक्शन, ये एक बॉन्डिंग अट्रैक्शन, ये एक बॉन्डिंग अट्रैक्शन, तो यहाँ 3 बॉन्डिंग है और यहाँ 2 बॉन्डिंग है। तो ये वाला और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसकी एनर्जी कहीं नीचे चली जाएगी। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसमें थोड़ा एसाइक्लिक साइक्लिक का दिक्कत हो गया। उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लेना। क्वेश्चन में ये है कि व्हेन साइक्लिक रेजोनेंस हैविंग लोअर एनर्जी देन एसाइक्लिक रेजोनेंस, तो उसमें पहले एसाइक्लिक बाद में साइक्लिक लिखा है, तो उसको सही कर लेना, पहले साइक्लिक आएगा बाद में एसाइक्लिक आएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, व्हेन
क्वेश्चन क्या पूछना है, व्हेन साइक्लिक रेजोनेंस हैविंग लोअर एनर्जी देन साइक्लिक रेजोनेंस देन साइक्लिक कंपाउंड टर्म्ड एज एरोमेटिक। तो थोड़ा क्वेश्चन उसको सही कर लेना, वो साइक्लिक गलत है ना, मतलब गलत नहीं है वो, थोड़ा पहले साइक्लिक लिख दिया लेकिन वहाँ पहले साइक्लिक लिखना चाहिए ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सही कर देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने 4 कंपाउंड दिए और पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक sp3 कार्बन है, तो ये इसमें कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। इसमें देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखो ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, एरोमेटिक। और ये वाला देखो यहाँ sp3 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला जो है वो एरोमेटिक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 में क्या पूछा है। 19 में पूछा है, अच्छा ये जो साइक्लोऑक्टेट्राइन बनाई है उसमें 2 स्ट्रक्चर बना के दिए हैं, बताया पूछा है कि इनमें रिलेशन बताओ कि क्या रिलेशन होगा। इन दोनों कंपाउंड में उन्होंने रिलेशन पूछा है कि बताओ क्या रिलेशन होगा। तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर टॉटोमर्स आइडेंटिकल। तो बहुत लोगों ने पहला ऑप्शन देख के इसको करेक्ट कर दिया होगा। उन्होंने क्या सोचा होगा कि इन दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। देखो क्यों नहीं है, हाँ ये बात उन्होंने इस टाइप से सोची होगी कि 2 बेंजीन की रिंग है, ठीक है, और उस पे मान लो 1-2 पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है, जैसे ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पे अगर हमने ऐसा ग्रुप लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो उन्होंने इसमें भी ये देखा होगा कि 1-2 पोजीशन पे इसमें भी है, 1-2 पोजीशन पे इसमें भी है, तो मतलब ये क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड का जो है वो अंतर चेंज हुआ है। लेकिन देखो इस केस में क्या है कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनका साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, मतलब कि जो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है उसका हर कार्बन पे बराबर का अधिकार है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिन्होंने लगाया होगा उसका गलत हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। देखो क्या होगा कि ये वाली इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट करती नहीं है, ये कैसे एग्जिस्ट करती है, टब शेप में एग्जिस्ट करती है। अब पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है ये टब शेप में एग्जिस्ट करती है, तो इस टाइप से ये वाले बॉन्ड इस टाइप से होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो कॉन्जुगेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता। तो कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण देखो यहाँ पे ये इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन जिसका दोनों कार्बन से जुड़ा है वो ये डबल बॉन्डेड है। तो ये वाला ये इसमें कन्वर्ट होना तभी पॉसिबल है जब हम इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करें और फिर यहाँ इन दोनों को लगाएं। और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो फिर वो रेजोनेंस तो कहलाते ही नहीं है, मतलब उसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए रेजोनेंस में। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं आपस में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, एसिडिटी ऑर्डर पूछा है फिनॉल के अलग अलग डेरिवेटिव्स के साथ। तो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा पे ग्रुप की पोजीशंस चेंज की हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो 20 क्वेश्चन नंबर में ये कंपाउंड दिए, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसमें वही फिर से मैं वही कर रही हूँ कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हमको बताएगी कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो सारे का सबसे पहले तो हाइड्रोजन निकाल के यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दो। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है वो क्या लगा रहा है, -I लगा रहा है, +M लगा रहा है। ये क्या कर रहा है, केवल -I लगा रहा है, ये +M लगा रहा है, -I लगा रहा है, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब देखो फिर क्या होगा, ये +M से इस माइनस चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, ये -I से स्टेबलाइज करेगा, ये +M से डिस्टेबलाइज करेगा। देखो ये दोनों हालांकि -I से स्टेबलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या होगा, +M डोमिनेट करता है ओवर -I। तो ये स्टेबल जितना नहीं करेगा उससे कई गुना ज़्यादा डिस्टेबल करेगा, ठीक है। तो ये P Q R और S, तो इसमें हमारा Q, इसमें क्या हो रहा है कि डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई नहीं है बल्कि इंडक्टिव से स्टेबलाइज करने के लिए है। तो सबसे पहले Q वाला आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों तो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, इसमें हालांकि माइनस से कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा लेकिन प्लस से कोई डिस्टेबलाइज भी नहीं कर रहा, तो उसके बाद कौन आ जाएगा, S वाला। फिर देखो
रही बात इन दोनों में माइनस एम तो इक्वल लग रहा है क्योंकि ये तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, तो ये तो इस वेक्टर को फिर हम छोड़ दो, मतलब मैं अभी लिख देती हूँ, लेकिन इसको इससे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बचा कौन, इंडक्टिव। तो देखो ऑक्सीजन का जो इंडक्टिव लगेगा वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, प्लस एम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना यहाँ, है ना, प्लस एम तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, वो तो इक्वल लगेगा। लेकिन इंडक्टिव जो है वो देखो यहाँ पे ओ ऑक्सीजन जो है वो ओ नेगेटिव के पास में है, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगी इसके कंपैरिजन में पैरा वाले के, तो यहाँ फिर P आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, तो ये इसका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। इसमें इसका जो ऑप्शन है वो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Q का सबसे ज़्यादा, फिर S का, फिर P का, फिर R का, ठीक है। डी इसका ऑप्शन, शायद इसका ऑप्शन गलत है, इसमें क्यू के बाद है, क्यू का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर क्यू का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर एस का होगा, और इन दोनों में फिर ये होगा पी, फिर आर, यही इसका ऑर्डर होगा, है ना। जो भी ऑप्शन हो देख लेना, इसमें ये ऑर्डर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एक कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास, उसमें अलग अलग हाइड्रोजन इंडिकेट्स किए हैं और उन इंडिकेट्स हाइड्रोजन की हमको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। तो क्या है कंपाउंड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो उन्होंने HP, HQ और HR और HS, देखो ये है उनका HP, ये है हमारे पास HQ, HR, H, ये उन्होंने चार हमको इंडिकेट करके हाइड्रोजन दिए और पूछे कि बताओ PQRS में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो वही करेंगे हम, देखो उन सारे हाइड्रोजन्स को निकाल के वहाँ लगाएंगे नेगेटिव चार्ज और चेक करेंगे उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। देखो सारे नेगेटिव चार्ज, एक ये भी है, ठीक है, ये देखो। अब देखो इसमें क्या है, ये हमारा P था, ये याद रखना बस, ये Q था, ये R था और ये S था। अब देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये इसको दो जगह से डीलोकलाइजेशन मिल रहा है, मतलब दो जगह इसको -M लगा रहे हैं, CO ग्रुप, ये CO ग्रुप। तो देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी सेम वैसे इसको भी दो जगह से मिल रहा है, लेकिन इस साइड में क्या है, एक OR ग्रुप लगा है। तो जब ये वाली ऑक्सीजन जब इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगी तब इसको नहीं मिल पाएगा, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा हो जाएगा, P ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन हो जाएगा, S हो जाएगा, क्योंकि इसको तो एक ही का मिल रहा है ना केवल, फिर Q और फिर R, क्योंकि यहाँ तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है। 22 में है वही, इसमें हमको मोस्ट एसिडिक बताना है। चार कंपाउंड दिए, उन चारों में से बताना है कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसके लिए हम देखो CO, दूसरा कंपाउंड, यहाँ ऑक्सीजन लगा दिए उन्होंने, और थर्ड क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल कर नेगेटिव लगा दिया, ये थोड़ा समझ लेना, है ना। देखो अब इसमें एक चीज, इतना चीज तो सब में कॉमन है, ठीक है, मतलब इसके बेस पे तो अब हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अब बचा क्या, देखो इन दोनों में अगर करो कंपैरिजन तो इसमें ये भी कॉन्जुगेशन में होगा, तो इन दोनों में तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब लेकिन ये रिंग है, अब इस ओपन में अगर करेंगे तो देखो क्या होता है, मतलब ये 6 मेंबर और 5 मेंबर में अगर हम करते हैं कंपैरिजन, तो देखो जब इसको ये वाले दो तो सेम हो गए सब कुछ, लेकिन यहाँ देखो यहाँ कितने हो गए, 3 R ग्रुप हो गए।
तो इसका इंडक्टिव ज़्यादा होगा प्लस आई, तो वो इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, प्लस आई ज़्यादा होगा। तो फिर इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ 2 ही कार्बन से इंडक्टिव लगेगा, ठीक है। अब लेकिन ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखो ये क्या होता है, ये होता है सिंगल बॉन्ड, तो ये रोटेट होता रहता है। ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड बोल रही हूँ, सॉरी, ये क्या है, ये रिंग में नहीं है, एसाइक्लिक बॉन्ड है, तो ये रोटेट होता रहता है। जब ये रोटेट होता है तो उसकी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। लेकिन ये जो बॉन्ड है वो रिजिड बॉन्ड है, तो ये रोटेट नहीं हो सकता। रिंग में डबल बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन से कनेक्ट है तो वो इस फ्री सिंगल बॉन्ड की तरह रोटेट नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला ज़्यादा अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा। इसलिए जो मोस्ट एसिडिक होगा वो कौन सा होगा? डी वाला, ठीक है। तो डी सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 में उन्होंने बेसिक स्ट्रेंथ के लिए पूछा है। अब देखो, मैं जो आप फिर से जो बात बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लो पहले, फिर उसके बाद लिख लेना, फिर याद कर लेना, क्योंकि वैसे अगर करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन ये नाइट्रोजन से रिलेटेड बेसिक स्ट्रेंथ का तो कभी गलत नहीं होगा। देखो, तुम जब भी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो तो तुम्हें 6 फैक्टर्स लगाने, कितने? 6। अब कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे समझ में आता लगेगा कि कार्बोकेटायन में कौन सा लगाना है, कार्बन आयन मतलब एनायन में कौन सा लगाना है, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कौन सा लगाना है। सब अब मैं इसको यहाँ लिख दे रही हूँ 1 बाय 1, फिर अपन उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, पहला फैक्टर होता है, सबसे पहला तो एक स्पेशल केस होता है। कौन सा स्पेशल केस होता है? वो होता है ग्वानाइन बेस। अब देखो, फिर पहला आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला फैक्टर तुम्हें क्या लगाना है? हाइब्रिडाइजेशन लगाना है, ठीक है। दूसरा सबसे मतलब देखो, हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे सबसे ज़्यादा लोन पेयर की किसकी होगी? सबसे पहला तो जो प्योर पी में होगा, फिर उसके बाद sp3, फिर sp2 और फिर sp। तो इस तरीके से जैसे जैसे तुम हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर को इंक्लूड करते जाओगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर को इंक्लूड करते जाओगे, वैसे वैसे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो सबसे पहले ग्वानाइन देखना, जैसे ग्वानाइन दिखे तो उसको तो एकदम 1 नंबर पे लगा देना। फिर उसके बाद दूसरा क्या देखोगे तुम? हाइब्रिडाइजेशन। उसमें भी अगर देखो प्योर पी में है तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। फिर sp3, sp2, sp, मतलब जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर उसमें बढ़ता जाएगा उसकी डोनेशन की टेंडेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखो, उसके बाद आता है दूसरा फैक्टर हमारे पास रेजोनेंस। पहला फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा फैक्टर रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, रिंग स्ट्रेन, उसके बाद इंडक्टिव और फिर फ्लिपिंग। देखो, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, फिर थर्ड आता है हमारे पास एरोमेटिसिटी, फिर फोर्थ आता है इंडक्टिव। इंडक्टिव के पहले आएगा रिंग स्ट्रेन, फिर फिफ्थ आएगा इंडक्टिव, फिर सिक्स्थ आएगा रिंग फ्लिपिंग। देखो, इसमें ये कभी भी तुम्हें नाइट्रोजन से रिलेटेड, बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड नाइट्रोजन में अगर कोई क्वेश्चन करना है तो तुम सबसे पहले ये केस देखोगे। सबसे पहले ग्वानाइन बेस देखना है, जहां दिख जाए सबसे ज्यादा बेसिक उसको बना दो। फिर ये 6 फैक्टर को इसी सीक्वेंस में, ये अच्छे से याद कर लेना, इसी सीक्वेंस में लगाना है। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, इसी क्रम में लगाना है। अपने अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस, इसका क्रम चेंज मत करना, अगर चेंज किया तो आंसर गलत। देखो, सबसे पहले तुम हाइब्रिडाइजेशन देखना कि कौन सा जो नाइट्रोजन है जिससे तुम्हें लोन पेयर लेने, लोन पेयर देना ही बेसिक स्ट्रेंथ होती है।
तो सिंपल सा है। तो जिससे तुम्हें नाइट्रोजन, जिस नाइट्रोजन से तुम्हें लोन पेयर लेने हैं, सबसे पहले देखो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp इन तीनों में जो है, मतलब sp3 है तो वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर sp, फिर sp2। फिर उसके बाद अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो ये देखो क्या वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो फिर कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के बाद अगर वो उसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो फिर और लीस्ट बेसिक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरे फैक्टर अप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें ग्वानाइन बेस तो कोई नहीं है, तो ये पहला वाला तो हमारा काम नहीं करेगा। दूसरा देखो हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें देखो क्या है, इसका sp3 है, इसका भी क्या है sp3 है, इसका भी क्या है sp3 है। इसको भी मान लो ऐसे उल्टा बना दो तो देखने में अच्छा लगेगा। तो इसका क्या है sp2 है, ठीक है। देखो अब तो ये तो हमारा पीछे हो गया, डी वाला तो रेस से बाहर हो गया। अब बचे कौन, 3 sp3 वाले। अब इन sp3 पे हमने पहला फैक्टर लगा लिया, दूसरा लगाओ रेजोनेंस है क्या किसी में। अगर किसी में रेजोनेंस होता तो वो फिर इन तीनों में से बाहर हो जाता, 2 ही बचते फिर, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो फ्री नहीं है डोनेट करने के लिए, इसलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती होता। अगर ऐसा यहाँ तो कुछ है नहीं। देखो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है किसी के, मतलब किसी उस जो लोन पेयर हम उससे लेना चाह रहे हैं, उस लोन पेयर के कारण क्या रिंग में एरोमेटिसिटी आ रही है, तो ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है। अगर आती तो वो और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती। रिंग स्ट्रेन, सब में रिंग साइज सेम है, 6 मेंबर की रिंग है। अब लगाते हैं इंडक्टिव। देखो इस नाइट्रोजन से इंडक्टिव से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के लिए यहाँ एक नाइट्रोजन बैठा है, ठीक है। यहाँ 2 बैठे हैं लेकिन यहाँ कोई नहीं है, तो मतलब कि सी वाला हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ये फैक्टर अच्छे से लिख लो, याद कर लो, बार बार रोज सुबह शाम देखा करो सारे फैक्टर्स। एक है ना, एक A4 साइज की सीट लेना, उस पर सारे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए कौन से फैक्टर होते हैं, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए कौन से होते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कौन से होते हैं, और आगे आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें जैसा जैसा हो बताती जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं कौन सा, 24। ये बहुत ध्यान से रखना है इनको, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी अगर इस सीक्वेंस में अप्लाई करोगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। सेम नाइट्रोजन के से ही रिलेटेड है तो मैं उसको नहीं मिटा रही हूँ अभी उन फैक्टर्स को, वो अपने को ज़रूरत आएंगे। 4th बी में क्या है, 4 मेंबर की रिंग है, फिर ये 5 मेंबर की रिंग है, फिर एक हमारे पास 6 मेंबर की रिंग है। देखो अब इसमें शुरू से चलो ग्वानाइन बेस नहीं है, आगे बढ़ जाओ। हाइब्रिडाइजेशन तो देखो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, है ना, तो ये भी नहीं है। एरोमेटिसिटी किसी में आ रही है, नहीं आ रही है। अब देखो रिंग स्ट्रेन, अब 4th फैक्टर पे आ गए हम, रिंग स्ट्रेन पे। ये वाला अच्छे से समझ लो, मैं पूरा बता देती हूँ। देखो क्या होता है इसमें, ये लोन पेयर इसको डोनेट करने, ठीक है, तो जैसे जैसे ये इंटरनल बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है, यहाँ कितना है, यहाँ 60 डिग्री है। मैं अभी इंटरनल की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना मैंने कौन सा एंगल बनाया, ध्यान से सुनते जाना। ये कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, ये 108 के समथिंग होता है, हाँ, और उसके बाद हाँ 108 के समथिंग होता है इसका, और ये होता है हमारे पास 109। ये हमारे पास 108 के, हाँ ये 108 होता है और ये होता है लगभग 109, मतलब होता नहीं है लेकिन समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेन होता है उसमें। अब देखो क्या होता है कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं इधर की साइड, तो जब इधर
इंटरनल बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता जा रहा है 60 से 90, फिर 108, 109 होता जा रहा है, ठीक है। उसी दौरान जो एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल है, जैसे ये वाला देखो, ये कितना पूरा 360 है, तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो माइनस करो तो ये जो एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल है वो कम होता जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है। इंटरनल बढ़ रहा है लेकिन ओवरऑल देखें, मतलब पूरा 360 में से अगर इंटरनल को माइनस करते जाए तो एक्सटर्नल घटता जा रहा है। तो इधर जो है वो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। कौन सा बढ़ रहा है? एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल, ठीक है। लेकिन कौन सा इधर की तरफ घट रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, इंटरनल बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो, अब जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, ठीक है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये क्लियर हो रहा है? देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखो, इंटरनल बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? इंटरनल बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है। जब एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो जो बॉन्ड एंगल के साथ साथ एक्सटर्नली परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब उस लोन पेयर के डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ता है वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। आप देखो, तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी सिखाया उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि भाई डी सबसे ज़्यादा, फिर सी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बी फिर ए। लेकिन ये वाला ऑर्डर गलत हो जाता है, ये सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो यहाँ ना थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है? वो सी ज़्यादा होता है डी से, फिर बी, फिर ए। वो क्यों होता है? वो फिर आता है इंडक्टिव के बाद रिंग फ्लिपिंग पे। रिंग स्ट्रेन इंडक्टिव तो है ही नहीं, फिर रिंग फ्लिपिंग। देखो क्या होता है, ये 6 मेंबर की रिंग है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो एक टाइम पे एक्सियल होता है और दूसरे टाइम पे फ्लिप होके वो इक्वेटोरियल बन जाता है। देखो कैसे, ऐसा इधर से ये 6 मेंबर की रिंग, तो ये एक बार एक्सियल होता है, एक बार इक्वेटोरियल होता है। तो ये इस फ्लिपिंग के कारण क्या होता है, या तो भाई तू फ्लिपिंग कर ले या डोनेट कर दे, तो वो फ्लिपिंग के कारण क्या होता है, डोनेशन नहीं हो पाता। इसलिए 5 मेंबर की रिंग जो होती है वो ज़्यादा बेसिक हो जाती है एज कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग के कारण वो लोन पेयर हमेशा अवेलेबल नहीं होता डोनेशन के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे फ्लिपिंग हो रही होगी उस टाइम पे तो वो नहीं ले पाएंगे ना उससे लोन पेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ एक्सेप्शन वाला केस है, मैं इसको एक्सेप्शन करके लिख देती हूँ, एक्सेप्शन, ठीक है। इसको याद रखना, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा है? उसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही पूछा है, इसलिए मैं इन फैक्टर्स को नहीं मिटा रही हूँ अभी। सारे देखो 3 क्वेश्चन, ये अच्छा है लगातार आ गए तो एक बार फैक्टर लिखने से तुम्हें सारे फैक्टर एक साथ क्लियर भी हो जाएंगे कि कैसे किस में क्या लगाना है। देखो इसमें क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ को ही कंपेयर करना है। देखो अब इन चारों कंपाउंड्स में हमको ये P और Q R S में उन्होंने बोला है कि अरेंज करो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो देखो ये सबसे पहला आ गया ग्वानाइन बेस, आ गया हमारा स्पेशल केस। तो उन दोनों को तो अभी देखो ही मत, पहले इन दोनों के साथ डील करो। दोनों ग्वानाइन है लेकिन इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसमें 1 नाइट्रोजन है, तो इसमें ये 2 डोनेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसमें एक ही कर रहा है, तो इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो P किससे ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास? Q से। ये ग्वानाइन वाला केस भी आ गया। अब देखो इन दोनों में कंपेयर करना है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है और इसका sp3 है, तो इसलिए ये sp3 ज़्यादा डोनेट करेगा, तो इसके बाद आ जाएगा S हो जाएगा, इसके बाद R हो जाएगा। इसका आंसर है ना, तुम लोग के टेस्ट में गलती से गलत चला गया था तो उसको सही कर लेना है ना।
फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा है कंपाउंड विच हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये अब तो शायद सब सारे वेक्टर्स लगाने भी आगे होंगे। अब देखो 26 वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 26। चार कंपाउंड्स दिए हैं, उनमें पूछा है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किस में होगा। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि हाईएस्ट चार्जेस किस में होंगे। तो अगर हम वो जो डबल बॉन्ड उन्होंने दिया है उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, ठीक है, और अगर उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों ऊपर वाली नीचे वाली दोनों रिंग अगर एरोमेटिक बनती है तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा चार्जेस में, पॉजिटिव नेगेटिव में। लेकिन अगर एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बन रही है या फिर दोनों एंटी एरोमेटिक बन रही है तो वो फिर नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी के तो बिल्कुल मॉलिक्यूल चाहते ही नहीं कि हम एंटी एरोमेटिक बने। इससे अच्छा है कि हमें नॉन एरोमेटिक बना दो या फिर जैसे हैं वैसे रहने दो, ठीक है। तो पहला मैं देखती हूँ, देखो इसमें 5 मेंबर की रिंग है, डबल बॉन्ड है एक, यहाँ ऑक्सीजन है। देखो मैं साथ के साथ इसमें बताती जाती हूँ। अगर मान लो तुम इसको एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जिसको हम एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बने। तो देखो अगर इस बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसा, तो ये हमारे देखो दोनों रिंग एरोमेटिक बन गई। इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक है ये भी एरोमेटिक है। इसमें हाईएस्ट पूछा लीस्ट पूछा है, हाईएस्ट पूछा है तो यही वाला हाईएस्ट हो जाएगा, दोनों एरोमेटिक है। फिर भी हम कंपेयर करके देख लेते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। देखो बी वाले में क्या है, 5 मेंबर की रिंग है, उसके बाद एक इधर भी 5 मेंबर की रिंग है। तो 5 मेंबर की है तो या तो एक एरोमेटिक, अगर मैंने इसको ब्रेक किया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लगाया तो ये एरोमेटिक बन जाएगी, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगी, तो ये ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद तीसरा है एक 3 मेंबर की रिंग है यहाँ और इसके साथ डबल बॉन्ड है, और एक 7 मेंबर की रिंग है। अब देखो अगर यहाँ कार्बोकेटाइन आता है तो ये एरोमेटिक बनती है, लेकिन यहाँ फिर एनायन आ जाएगा तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगी, और अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनता तो ये एरोमेटिक आ जाएगी, लेकिन ये फिर एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। तो इसमें या तो ये कोई भी एक एरोमेटिक बन सकती है। अगर मैंने इसको किया तो यहाँ ये एरोमेटिक, तो ये क्या तो ये, लेकिन होता है ऐसा कि छोटी रिंग ज़्यादा एरोमेटिक होती है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये नॉन एरोमेटिक बनेगी ना, ये क्या बन जाएगी एरोमेटिक, ये बन जाएगी हमारे पास नॉन एरोमेटिक। तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी देखते हैं, दोनों रिंग 2-3 मेंबर है तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों को पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव किसी को चाहिए ही नहीं। तो इसमें से अगर एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आया तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक एरोमेटिक बन गई ये एक एंटी एरोमेटिक बन गई। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, पूछा गया है 27वें क्वेश्चन नंबर में, कंपाउंड विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। देखो SN1 रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो कि कार्बोकेटाइन के थ्रू जाती है। इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है, पहले इसमें से जो लीविंग ग्रुप है होता है वो लीव करता है, फिर उस पर वो कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद आके इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसलिए इस क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगी। देखो तो इसको SN1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो केवल जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, मतलब सब्सट्रेट की उसी के ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए इसको हम SN1 बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और 1 किस लिए, कि केवल ये सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड इसकी रेट नहीं करती है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे दिया है उन्होंने, 7 मेंबर की रिंग दी है और यहाँ Cl लगाया है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है हमारा, बी ऑप्शन में है 5 मेंबर की रिंग
यहाँ Cl लगाया है, C ऑप्शन में है 3 मेंबर की रिंग, यहाँ Cl लगाया है, और D ऑप्शन में है CH2 Cl। ठीक है, देखो क्या होता है, ये लीविंग ग्रुप है, इसमें Cl, तो जब Cl लीव करता है तो कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि सबसे लीस्ट फेवर कौन सी होगी, तो जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो वाली लीस्ट फेवर होगी। स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो वो फेवरेबल रिएक्शन होगी। अब देखो सी में देखते जाओ, अपना दिमाग भी लगाते जाओ साथ साथ, कौन सी एरोमेटिक बन रही है, कौन सी एंटी एरोमेटिक बन रही है। देखो तो इसमें क्या बन रहा है हमारे पास, इसमें बन रहा है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। देखो अब ये हो गया, ये एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी इसमें वेकेंट पी ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन हो सकता है, तो ये एरोमेटिक है। चलो ठीक है, मतलब ये लीस्ट फेवर तो नहीं है, फेवरेबल है। ये बना एंटी एरोमेटिक, क्या ही बन गया, ये बना एंटी एरोमेटिक, ये बनी एरोमेटिक, और ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा लीस्ट फेवर किसके केस में है, एंटी एरोमेटिक के केस में, मतलब कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन तभी फेवरेबल होती है जब अगर उसका जो बनने वाला इंटरमीडिएट है वो स्टेबल हो। अगर स्टेबल इंटरमीडिएट एंटी एरोमेटिक बनेगा तो फिर वो क्यों ही होगी वो रिएक्शन, कोई रिएक्शन क्यों होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई तो। लेकिन अगर मान लो हम रिएक्शन कर रहे हो और हमें और अनस्टेबिलिटी मिल रही है तो क्यों ही करेंगे फिर हम। फिर अब हम क्वेश्चन, ठीक है ये हो गया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, ये कौन सा हमने किया 27 के, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ठीक है, 28 में क्या पूछा है, एरोमेटिक पूछा है, कौन सा एरोमेटिक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसमें उन्होंने पूछा है कि बताओ कौन सा एरोमेटिक है। तो ये वाला तो सॉरी इसमें नेगेटिव चार्ज है भाई, ये देखो नेगेटिव चार्ज है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली बात मैंने पहले ही बताई है कि 6 मेंबर रिंग के बाद अगर कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो अपनी साइक्लिक कॉन्जुगेशन को स्टॉप करके नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक, इसलिए 6 मेंबर रिंग के बाद कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। अब देखो ये इसको ना तुम ऐसे समझो कि मान लो 2 रिंग ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है, जिनका अपना कॉन्जुगेशन चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। बस क्या हुआ है कि ये जो 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े थे वो दोनों हट गए हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ ऐसे जुड़ गई है, मतलब ये रिंग तो ऐसे रखी हुई है। वो देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, देखो एक रिंग तुम्हारे पास 6 मेंबर की ऐसे है, एक रिंग उसी से जुड़ी हुई ऐसे, बस इसमें अंतर क्या है कि वो जो ये वाले जो 2 कार्बन है जॉइंट वाले, उन दोनों कार्बन को उन्होंने डायरेक्ट ना जोड़ के ऊपर जोड़ दिया है, ऐसे ऊपर ऑक्सीजन से जोड़ दिया, लेकिन इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का तो कॉन्जुगेशन आपस में हो रहा है ना, ये तो ब्रेक नहीं हुआ। और ये सोचेंगे कि ये वाला लोन पेयर भी अगर इसमें आ जाएगा तो 8 हो जाएंगे, वो नहीं आएगा, वो क्योंकि वो रिंग ऐसे प्लेन में और ये ऐसे ऑक्सीजन ऊपर है, उसका लोन पेयर इधर है, कॉन्जुगेशन नीचे चल रहा है। क्लियर हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाथों के मूवमेंट से समझो, प्लेन में है रिंग, ठीक है, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन चल रहा है, बस जो बीच में जो लाइन जोड़ती थी इन दोनों कार्बन को वो दोनों ब्रेक हो चुके हैं, वो वाली लाइन ब्रेक हो चुकी है और उन दोनों से एक बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गई है जो कि से ऊपर है और उसके लोन पेयर ऊपर है हवा में, तो वो कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए ये एरोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, और सेम फिर ये क्या है, ये तो नॉन एरोमेटिक है और ये भी हमारे पास नॉन एरोमेटिक है, तो इसका हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 को। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें उन्होंने पूछा है कि बताओ लीस्ट डाइपोल मूवमेंट किस में होगा। लीस्ट डाइपोल मूवमेंट मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा,
क्योंकि अगर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक कब होगा, जब दोनों रिंग एरोमेटिक बनेंगी। तो इसका मतलब एक रिंग एरोमेटिक बनेगी, एक एंटी एरोमेटिक बनेगी, तब ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट उसमें नहीं होगा, चार्जेस नहीं होंगे। देखो तो मैं इसी को यहीं ब्रेक कर देती हूँ। जैसे देखो इसमें क्या हुआ, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी है, मतलब एरोमेटिक है, तो इसको हम पॉजिटिव दे दें, इसको नेगेटिव दे दें, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, ये भी एरोमेटिक बन जाएगा। अगर इसको ब्रेक करें तो यहाँ अगर हम नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव लगाए तो ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, दोनों 4 मेंबर के रिंग है, दोनों को माइनस चाहिए, तो एक बॉन्ड को तोड़ के हम दोनों पे माइनस तो लगा नहीं सकते, तो तुम इस पे प्लस लगाओ, इस पे माइनस, या फिर इस पे माइनस, इस पे प्लस, ऐसे करते मतलब 10 साल तक बैठ के अगर तुम ये प्लस माइनस ही करते रहोगे ना, तो भी वो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक ही बनेगी। तो इसमें ये वाला डबल बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक तो कोई सिस्टम बनने ही नहीं चाहता है। फिर यहाँ देखो ये वाला, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें लीस्ट डाइपोल मूवमेंट है, देखो सारे में डाइपोल मूवमेंट है क्योंकि सारे चार्जेस सेपरेट हो गए, लेकिन इसका नहीं हुआ, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी बताओ। तो देख अब हमारे पास कोई कंपाउंड तो है नहीं, ना कोई पार्टस है जो हम कैलकुलेट करके बता दें, तो हमें थियोरेटिकली इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। देखो जो अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी होता है, अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। अब देखो जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मान लो एक बेंजीन लेंगे तो हम ठीक है दो बना के देख लेंगे कि एक ये बनेगा एक ये बनेगा, इस डीलोकलाइजेशन करके, लेकिन इतने सालों का हम कैसे बना पाएंगे, सबका बना के तो नहीं देखेंगे। तो उसके लिए है ना एक फॉर्मूला होता है, जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग +1, ये फॉर्मूला होता है। देखो जिसमें जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग होंगी उसके उतने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब जैसे देखो ऐसे देख के तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हाँ हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता है, उसका हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग वो तो अब हम काउंट कर ही सकते हैं और बन जोड़ना भी हमें आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। देखो जैसे इसमें कितना है, इसमें नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग कितनी है, 2, ठीक है। उसके बाद इसमें कितनी है नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग, 1 2 और 3, ठीक है। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 और इसमें 2। तो देखो इसमें पहले इसमें नंबर ऑफ रिंग्स भी ज़्यादा है, तो इसकी एक रिंग के कारण इसकी तो नेप्थलीन से ज़्यादा ही हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें काउंट कर, इसमें देखो 3 है, रिंग 3 है, लेकिन नंबर ऑफ बेंजीनॉइड इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें सबसे ज़्यादा है, तो सी वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद बी आ जाएगा हमारे पास, फिर ए, फिर डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर।